हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा और मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊँगी। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों में कॉमन टॉपिक होता है। तो अपन इस वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? तो द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप CHO। यानी कि कार्बोहाइड्रेट खुद बोलता है कि मैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जहाँ पे भी कार्बन आ जाता है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सेम प्रपोर्शन एज फाउंड इन वाटर टू रेशियो 1। यानी कि इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं अपन। क्यों? क्योंकि जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जाता है वो इसमें भी पाया जाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखते हैं डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सबस्टेंट दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन या ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे ये बनते हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन भी आता है। तो इसके दो टाइप से अपन क्लासीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आएगा? मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा? पॉलीसेकेराइड। और अदर क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन है उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में 2 to 6 कार्बन की यूनिट होती है, मतलब कार्बन नहीं होती इसके अंदर। डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है और पॉलीसेकेराइड में 10 to 100 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होती है। अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन का क्या होता है? 3 कार्बन का ग्लिसरॉल, 4 का इथ्रोज, 5 का राइबोज, 6 का ग्लूकोज एंड 7 का हेप्टोज। और डाइसेकेराइड यानी कि ये 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट से बना होता है। तो इसके एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर होती है, यानी कि इसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। अब ओलिगोसेकेराइड क्या होता है कि ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट से बन के मिला होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। रेफिनोज एंड स्टाइकोलोज। पॉलीसेकेराइड 10 से 100 मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसके एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज। अब अपन 1 by 1 करके इसकी स्टडी करते हैं। मोनोसेकेराइड इज सिंपलेट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। यानी कि मोनोसेकेराइड सबसे सरल शुगर होती है, इसको अपन फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज एंड कीटोज, एंड इट हैज 2 or more than 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि मोनोसेकेराइड होती है उसके अंदर 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, उनको बोलते हैं एल्डोज एंड कीटोज। और एल्डोज और कीटोज के अंदर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं? OH ग्रुप, वो इसके अंदर मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, मोनोसेकेराइड मे बी डिफरेंट टाइप बिकॉज इट हैज 3 or more than 3 कार्बन मोलिक्यूल। यानी कि कार्बन के अकॉर्डिंग इसके नंबर अलग अलग होते हैं, उनका नाम भी अलग होगा। तो 3 कार्बन का एल्डोज में क्या होगा? ग्लिसरॉल, और कीटोज में क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन का होगा तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोज, और जो कीटोज में बोलते हैं इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन का राइबोज और कीटोज में होता है राइबोलोज। 6 कार्बन का ग्लूकोज एंड कीटोज में होता है फ्रक्टोज। 7 कार्बन का होगा ग्लूकोहेप्टोज एंड सूडोहेप्टुलोज। अब देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकली कैसे अपीयर होता है। मोनोसेकेराइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो वाटर होता है ना वो पोलर सॉल्वेंट होता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज या फिर कोई भी जो मोनोसेकेराइड है ना वो वाटर में सोल्यूबल होता है। जैसे भी अपन ग्लूकोन डी पीते हैं तो वो सोल्यूबल होती है, लेकिन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन या टोलुइन, इसके अंदर ये सोल्यूबल नहीं होता। स्वीट इन टेस्ट होता है ये। अब इसके फंक्शन देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करता है। 12th क्लास में मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इंटरमीडिएट का काम करता है कि जैसे ट्रायोल सच एज ग्लिसरॉल एंड पेंटोज लाइक राइबोलोज आर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो राइबोलोज जो एंजाइम होता था ना, जब वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता। अब ग्लूकोज इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज एनर्जी का मेन सोर्स होता है। जैसे कि अपन गन्ने का जूस पीते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। दोज एक्ट इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं ना वो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैट। यानी कि अमाइनो एसिड और फैट भी ग्लूकोज से ही मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज 2 शुगर मोलिक्यूल। यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है, उसके ये 2 शुगर मोलिक्यूल रखता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। ऑब्वियसली जब ये मोनोसेकेराइड से बना हुआ होता है तो ये अपन इनको 2 शुगर में तोड़ सकते हैं। अब जैसे लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज। लैक्टोज एक मिल्क शुगर होती है, इसलिए अपन को जब भी दूध पीना तो
ऐड नहीं करनी चाहिए मिल्क, क्योंकि उसके अंदर मिल्क में प्रेजेंट होती है शुगर ऑलरेडी। माल्टोज क्या होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एंड सुक्रोज के अंदर क्या होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज जैसे पोटैटो होता है उसके अंदर पाया जाता है, यानी कि जब भी अपन पोटैटो को ऐसे खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च होता है तो टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब उबाल लेते हैं तो वो उसके अंदर मीठा मीठा टेस्ट आता है, इसके अंदर उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि माल्ट का फॉर्मेशन। सुक्रोज एक फ्रूट शुगर होती है। अब पढ़ते हैं अपन ओलिगोसेकेराइड। दीज आर फॉर्म्ड बाय 2 to 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल टुगेदर। द मोनोसेकेराइड आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनकी ओलिगोसेकेराइड ना 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो ये 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट है ना, ये एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनती है। अब देख ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, विच इज फॉर्म व्हेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन शुगर रिएक्ट विद एनोमरिक कार्बन ऑफ द अदर। यानी कि जैसे ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जैसे माल्टोज है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की वो स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर मतलब जब हाइड्रोक्सिल जो 1 और 4 कार्बन होता है, इसके अंदर मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H2 बाहर निकल जाता है। जब H2 बाहर निकलता है तब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, और हमेशा जैसे कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट में हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बनता है, और ये उसकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है जो एकदम ईजी वे में आप याद कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट में मीठे मीठे होते हैं। हाइड्रोलेज इनटू फ्री मोनोसेकेराइड यूनिट, अगर ये मोनोसेकेराइड से बने होते हैं तो ऑब्वियसली मोनोसेकेराइड के अंदर मतलब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। माल्टोज एंड लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज इज नॉन, यानी कि माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो फेलिंग टेस्ट रिएजेंट से मतलब फेलिंग और टोलुइन इनसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो माल्टोज एंड लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, ये याद रखना। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कभी कभी इसमें। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है ओलिगोसेकेराइड सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम आता है। दे एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि फूड को रिजर्व करके रखता है। ओलिगोसेकेराइड अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन द रिकॉग्नाइजिंग सेल ऑफ देयर ऑन काइंड, यानी कि ओलिगोसेकेराइड ना सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और अपनी जैसे सेल को पहचानता है, मतलब पहचानने का काम करता है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 मोलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। दे मे बी लीनियर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर, ये दो में डिवाइड होता है। होमो यानी कि सिंगल, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट, यानी कि जो होमोपोलीमर होता है ना वो सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमर, और जो हेट्रोपोलीमर होता है ना वो पॉलीमर ऑफ मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी कि ये वो जो होमो होता है ना वो एक मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी एक यूनिट बहुत सारे मतलब ब्रांच बनाती है। और जो हेट्रोपोलीमर होता है ना ये क्या करता है, ये मतलब जैसे एक ब्रांच फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे मिलके बना होता है, अलग अलग ब्रांच से मिलके बना। अब जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च एक ही मतलब मोनोमरिक यूनिट एक ही मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है, और ये जो प्लांट्स में स्टोरेज का काम करता है स्टार्च। और ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल्स में करता है, और सेलुलोज स्ट्रक्चर, यानी कि सेल वाल होती है प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर सेलुलोज होता है तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। और जो हेट्रोपोलीमर के एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। अब अपन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल यौगिक होता है ना, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसके अंदर या तो एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी या फिर अपन को एनर्जी मिलेगी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, केटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। केटा यानी कि कट करना, एना यानी बनना, यानी केटाबॉलिक पाथवे में तो ब्रेक डाउन होगा और एनाबॉलिक पाथवे में सिंथेसाइज होगा। अब अपन मेटाबॉलिज्म जब ग्लाइकोलाइसिस का अपन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो इससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ नहीं, बस जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर CO2 और H2 और एनर्जी में बनता है तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन भी 2 टाइप के होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि इसको ऑक्सीजन की नीड होगी, एनारोबिक यानी कि नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की यूज होगी और ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और इसका लास्ट जो प्रोडक्ट होता है ना वो पायरुविक एसिड होता है। और जो एनारोबिक होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक जब अपन एक्सरसाइज या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना तब अपनी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी अपने अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तभी अपने हाथ पैर से दर्द करने लग जाते हैं। अब देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन से। ग्लाइकोलाइसिस एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये मेन मेटाबॉलिक पाथवे होता है, और अदर मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन से हैं, HMP शंट, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब अपन सब
मतलब फर्स्ट पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर बाय इम्बेडन मेयरहोफ, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, लैक्टिक एसिड एंड प्रोड्यूस एटीपी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होता है ना, वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस की जब होता है तो इसके अंदर जो ग्लूकोज मोलिक्यूल होता है वो पायरुवेट या लैक्टिक एसिड में मतलब ब्रेक डाउन होता है। साइट कौन सी होती है इसकी? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप होती है, उसके अंदर बहुत से एंजाइम काम करते हैं, तो अपन 1 बाय 1 करके इसको पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को जब भी अपन पढ़े ना, तो एक तो उसको लिख के याद करने में याद होता है, क्योंकि अगर अपन कोई भी किसी चीज़ की ट्रिक बनाए तो पहले उस ट्रिक को याद रखना पड़ता है, फिर ट्रिक को याद रखने के लिए फिर उसको याद रखना पड़ता है। अगर ट्रिक भूल गए तो वो भूल, अगर अपन को कुछ भी याद रखना होना तो उसको लिख के याद करो, और मतलब ट्रिक से कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अपन फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ हेक्सोकाइनेज बाय यूजिंग एटीपी एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी कि अपन को एनर्जी लेने के लिए पहले सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब अपन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो अपन खाए तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इसके अंदर हेक्सोकाइनेज, काइनेज का मतलब ये होता है या तो एटीपी बनेगी या फिर एटीपी खर्च होगी। तो यहाँ पे पहले एटीपी खर्च हो रही है, यानी कि एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, यानी कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ना, वो एक ही मम्मी के 2 बेटे होते हैं, ट्विंस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मतलब इसके अंदर आइसोमरेज एंजाइम होता है ना, वो काम देता है। और हमेशा याद रखना कि जो सबस्टांस होता है ना, वही एंजाइम का काम करता है। जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है तो फॉस्फेट का फॉस्फो और ग्लूकोज का ग्लूकोज, तो फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज ये एंजाइम हो गया। अब थर्ड है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसके अंदर फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज आ गया, यानी कि एटीपी का खर्च हो गया। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि फ्रक्टोज के 1 कार्बन और 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। अब अपन फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट होता है ना, वो 2 में कन्वर्ट होता है, मतलब स्प्लिट होकर उसके 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, या तो वो DHAP बनेगा या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। लेकिन अपन को जो पढ़ते हैं ना, जैसे कि DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, क्योंकि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं होता। अब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, वो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब अपन को जो 5th स्टेप होती है ना, वहाँ से अपन को एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे NADPH के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि जब भी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है तो 2 अपन को ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 ATP मिलेंगे अपन को। और यहाँ पे एक मतलब हाइड्रोजिनेज यानी कि काइनेज आ रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन होता है। और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यहाँ पे ये एंजाइम काम में आता है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में होता है। और जो फॉस्फोग्लिसरेट है ना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 1 और 3 स्टेप होती है, उसमें ATP यूज होगी, और 5, 6 और 9 स्टेप में अपन को ATP का प्रोडक्शन होगा, और नेट ATP अपन को 8 ATP मतलब मिलती है। अब अपन इसको देखते हैं इससे। जो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट। अभी फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट है, वो DLAP और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब DLAP 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बनाना, वो यहाँ पे यूज में होता है। तो ग्लूकोज से बना पायरुवेट। अब पायरुवेट में लिंक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो CO2 है ना, वो बाहर निकलता है। तो इस यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना, वो 2 कार्बन का होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। और एंजाइम कौन सा काम में आता है? सिट्रेट सिंथेज।
अब सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट बनता है ना तब यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम काम में आता है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोगुल्टरेट, यानी कि इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा और CO2 बाहर निकलेगी। और एंजाइम कौन सा यूज में आएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा। अल्फा कीटोगुल्टरेट से अपन को सक्सिनल कोएंजाइम है और यहाँ पे भी NADPH फॉर्मेशन होगा और CO2 बाहर निकलेगा। और एंजाइम कौन सा होगा, अल्फा कीटोगुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम यूज में आएगा। सक्सिनल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एक GTP का फॉर्मेशन, ATP नहीं GTP क्या होता है कि तुरंत इसी टाइम पे ATP बनी है, मतलब अभी ATP बनी है। अब इसमें या तो आप थायोकाइनेज या एंजाइम ले सकते हो या फिर सक्सिनल कोएंजाइम सिंथेज भी आप लिख सकते हो, पर थायोकाइनेज बेस्ट है, मतलब वो है एंजाइम। अब सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट यहाँ पे भी FAD से FADH2 बनेगा, फ्यूमरेट से बनेगा मेलेट और मेलेट से बनेगा ऑक्जेलो एसिड, यहाँ पे भी अपन को NADPH का फॉर्मेशन होगा। अब 3 NADPH तो बनेंगे तो इसमें 9 ATP, यानी कि एक NADPH में 3 ATP बनते हैं, एक FADH में 2 ATP बनते हैं और GTP तो ATP को ही बोलते हैं, तो टोटल 12 ATP बने। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन को समझ में नहीं आता नहीं ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजिनेसिस से क्या होता है, मतलब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो शायद आपको जिसको भी हो रहा हो ना आज के बाद नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लाइसिस यानी तो होता है तोड़ना और जिनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन, बस इतना याद रखोगे तो हमेशा कुछ भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस यानी कि टूटा है कुछ ना कुछ, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। अब होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोनियोजेनेसिस पहली बात तो ये कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ना, इस पर बहुत मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको बस ग्लाइकोलाइसिस याद रखना है। जब ये ग्लाइकोलाइसिस याद रखोगे ना तो इसका पूरा उल्टा कर देना है आपको। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का है ना ये सारा याद रखना है आपको, तो ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा अपन इसके अंदर कर देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, इसका 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एक चीज़ याद रखोगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, उसका रिवर्स करना है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। दीज नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, पायरुवेट, लैक्टेज एंड ग्लिसरॉल, इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब होता है ग्लाइकोजिनेसिस, यानी कि सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोजन। अब लास्ट आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको अपन आगे आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट में इसमें इतना ही पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अल्टरनेट वे ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का अल्टरनेट वे होता है ये। इट प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूज इन अदर सेल प्रोसेस वाइल रिड्यूसिंग NADP टू NADPH। अब इसकी साइट कौन कौन सी होती है, लीवर होती है, एडिपोज टिश्यू होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, एडिनल कॉर्टेक्स, तो ये सारी मतलब इसकी साइट होती है। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पूरा होता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म पढ़ना, अपने क्लासिफिकेशन पढ़ना, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू सो मच।